हेलो सौरभ और ख्याति, कैसे हैं आप? बढ़िया प्रणय, बस तुम बताओ। बढ़िया है। बस हाँ, मैं आप दोनों से एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में एक तरीके की न्यूज़ मैं पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था आप दोनों से इसके बारे में चर्चा करूं। तो पहले तो सौरभ, मैं आपसे बात करना चाहता था। अब आपने ये बात की सुनी होगी, ये वेदांता फॉक्सकॉन के बारे में बड़ी ऐसी स्पर्धा चल रही थी कि वो लोग एक सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब बनाना चाहते हैं। और कई सारे राज्य जो है वो स्पर्धा कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट मेरे राज्य में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर एंड में गुजरात सरकार के साथ उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। तो उसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा होने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज दी थी और न्यूज में आया है कि महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 40,000 करोड़ की सब्सिडीज का वायदा किया था वेदांता फॉक्सकॉन से, जबकि गुजरात सरकार ने सिर्फ 28,000 करोड़ की सब्सिडी का वायदा किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने गुजरात को चुना और महाराष्ट्र को नहीं। तो इसके बारे में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल वगैरह हुई थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप किस तरीके से सोचते हैं कि राज्य सरकारें इतनी बड़ी सब्सिडी दे रही हैं, और जबकि डिस्प्ले फैब और सेमीकंडक्टर फैब का कितना जॉब जनरेशन होगा, क्या वो 40,000 करोड़ से ज्यादा होगा या नहीं, इसका मैंने तो अभी तक इवैल्यूएशन नहीं पढ़ा। लेकिन आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, इस तरीके की स्पर्धा को? हम्म, तो ये मुझे लगता है कभी भी कुछ लोगों के बीच में मुकाबला होना अच्छी बात है। और यूएस में तो हम बहुत देखते हैं, वहाँ स्टेट्स आपस में काफी इस तरह से कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे से। और स्टेट लेवल पे वो खूब इंसेंटिव्स देते हैं कि हमारे यहाँ आओ, नहीं तुम हमारे यहाँ आओ। तो एज अ बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बिजनेस को तो ये पसंद है, आपस में स्टेट्स compete कर रही हैं, तो जो है किसी ना किसी की जब करेंगी तो उनको कोई बोलेगा मैं 20,000 करोड़ देता हूँ, कोई बोलेगा मैं 25 देता हूँ, कोई बोलेगा मैं 30 देता हूँ, तो आपको तो एक तरह से फायदा हो गया उस चीज का। मुझे लगता है पैसे से ज्यादा फायदा जो है इंटेंशन का हो जाता है कि किस स्पीड से चीजें होंगी। क्या स्टेट बिजनेस फ्रेंडली जिसको बोलते हैं हो जाएगी, है ना। पैसा मुझे लगता है एक छोटी बात है, पर इस तरह से एक कल्चर बनता है कि बिजनेस को अपने स्टेट में लाना एक अच्छी चीज है। तो ये एक और अच्छी बात है। और तुमने ये एग्जाम्पल भी अच्छा चुना है, क्योंकि आजकल दोनों ही स्टेट्स में सेम पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल इशू है और कंप्लीटली गवर्नेंस का इशू है जिस डिस्कशन में, क्योंकि दो स्टेट हैं और दोनों वेस्टर्न इंडिया की सक्सेसफुल स्टेट्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई पिछड़ी हुई स्टेट है या कोई अगड़ी स्टेट है, दोनों ही डेवलप्ड स्टेट्स हैं, दोनों में सेम पॉलिटिकल पार्टी है, सेम पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है, तो कोई ऐसा ये वाले इश्यूज है ही नहीं। तो जो कंपनी भी आ रही होगी उसके दिमाग में ये नहीं होगा, ये पॉलिटिकल चीजें नहीं होंगी शायद ज्यादा दिमाग में। जबकि इलेक्शन गुजरात में आ रहे हैं, इसका शायद कुछ असर हो सकता है। ये एक पॉलिटिकल वहां पर क्वेश्चन ऊपर था कि उसकी वजह से कोई उनके ऊपर में एक हाथ रखा जा सकता है कि तुम इधर नहीं इधर जाओ। ये एक वहां पे पॉलिटिकल क्वेश्चन था। बट इन जनरल मुझे लगता है कि ये कंपटीशन अच्छी बात है स्टेट्स के बीच में होना। और पैसे का जहां तक है, ये बात ठीक है। एक पब्लिक फाइनेंस के तौर पे तुम बोल सकते हो कि कुछ नफा नुकसान की कैलकुलेशन तो होना चाहिए ना, कि भाई फायदे की चीज हो रही है, हम इतना देर के हमको क्या मिल रहा है, स्टेट के लिए भी जरूरी है। पर इसमें ना सेमीकंडक्टर थोड़ा हमारा फील्ड है, थोड़ा अलग ही टाइप का है ना, पूरी दुनिया में सब्सिडी पे चलता है ना। कोई भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में कहीं भी बिना सब्सिडी के लगी नहीं है। और मुझे लगता है हम इतने सालों से हम बोलते रहे कि हाँ हिंदुस्तान में क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी कंपटीशन था भाई। ठीक है, तो अगर मलेशिया और क्या कहते हैं यूएस जैसी स्टेट्स इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दे रहे हैं, तो कोई इंडिया में क्यों आएगा। बिजनेस बोलेगा ना भैया मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, और फिर हमको शायद ये सोचना चाहिए कि वो क्यों दे रहे हैं। कंपटीशन से मुझे लगता है कभी कभी ये सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं, खासकर इंटरनेशनल हो रहे हैं जब, कि भाई इसका फायदा है भी कि नहीं। आप सोच सकते हो नहीं कि दूसरे को तो इतना फायदा, इतने का पैसा दिख रहा है ना फायदा, तो हमको क्यों नहीं दिख रहा। क्या हम लोगों ने कुछ ठीक से नहीं सोचा इस बारे में कि इसका नहीं है, या फिर हम डरते हैं सब्सिडी देने में इन टाइप की चीजों को। क्या हमारे सिंपलिस्टिक है बहुत सोच कि सिर्फ नंबर ऑफ जॉब से ही रिलेशन है इन चीजों का, बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्या।
क्योंकि कभी हम्म, कभी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का ऐसे भी फर्क पड़ता है, जैसे हमारे कॉमन मित्र राइट नितिन, वो बोलते हैं ना कि अब अगर मान लो एक दिन अचानक से बैंगलोर से सारे कार्डियोलॉजिस्ट चले जाएं तो सिटी का क्या होगा, बहुत थोड़े लोग हैं। हम्म, तो अगर किसी सिटी को अगर कोई टॉप टैलेंट, हाईली टेक्निकल टैलेंट अट्रैक्ट करना है तो उसका फायदा जो है सिर्फ उतने ही लोगों में नहीं रहेगा, उसके रिपल इफेक्ट्स भी होते हैं और उसके हम्म। राइट ओवरफ्लो के भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मेरा कुछ इस तरह से है सोचना इस बारे में अभी। ठीक है। हाँ, तो उसी कहानी का एक और किस्सा अभी इस हफ्ते हुआ, जो टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस का प्रोजेक्ट हुआ, वो भी इसी मामले में यही दोनों राज्यों में स्पर्धा थी, फिर से वो गुजरात में चला गया, तो फिर से यही बात हुई। तो ख्याति, आप क्या सोचती हैं? क्या आप भी जैसे सौरभ कहते हैं उसी दिशा में सोचती है, या कुछ अलग सोच है आपकी? नहीं, मुझे थोड़ा-सा लगता है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल मुझे लगता है कि शायद ये इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, या सिर्फ़ उन्होंने शायद अपने पॉलिटिकल फ़ायदे-नुकसान की भी कुछ न कुछ कैलकुलेशन लगा के शायद इसमें क्योंकि ख़ासकर कि ये जो डिफेंस वाली डील है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, राइट? तो वो डायरेक्टली सिर्फ़ कंपनी और स्टेट की बात नहीं है ना, इसमें सेंटर भी आता है, तो कहीं न कहीं वो भी सोचेंगे कि हमारा स्टेट अगर गुजरात में आ रहा है इलेक्शन तो क्या फ़ायदा हो सकता है? तो उस प्रकार का काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, तो मुझे भी मेरा तो थोड़ा उस तरफ ज़्यादा बिलीफ है कि शायद हम इतना, और मुझे थोड़ा-सा ये भी लगता है कि अ, मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, ये एक तरीके से अच्छी बात है कि स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं कि कंपनियाँ आएँ और उनके स्टेट में इन्वेस्ट करें। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा अगर ऐसा उस एंगल से होना चाहिए ना कि इस इंडस्ट्री को ओवरऑल हम डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या हमारे प्रोसेसेस हम कितने सिंपल बना सकते हैं कि कोई भी आके हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करना किसी के लिए आसान हो जाए, मतलब सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड अच्छा बने। तो जबकि मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ रहे होते, तो थोड़ा-सा पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा होता है, उसको आपको अट्रैक्ट करना होता है। बट मुझे लगता है इसमें ये एक एंगल भी होना चाहिए कि स्टेट्स उस पे भी ध्यान दें कि हम अपना इकोसिस्टम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं कि हमारा कोई भी मतलब आके हमारे यहाँ पे आके और आसानी से बिज़नेस कर पाएँ, ये सबके लिए सिमिलर होने पे भी ध्यान दिया जाए, रादर देन जस्ट हाँ, अट्रैक्टिंग फ्यू कंपनीज़। बट हाँ, हाँ, जैसे नहीं कि बड़े केसेज़ में थोड़ा तो उनको शायद केस हाँ, बाय केसेज़ नहीं, होना चाहिए। इसमें जो आप दोनों ने कहा उसमें से एक मुद्दा थोड़ा समझना जरूरी है। एक तो हाँ, सही बात है कि स्पर्धा होना तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे सरकार अगर स्पर्धा नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा क्या है? तो इसका एक्चुअली प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में भी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने जो उनका स्वतंत्रता दिवस वाला स्पीच होता है 1-2 साल पहले का, उसमें उन्होंने बोला था कि आज वक्त का तकाजा यह है कि जो हमारे राज्य हैं उन लोगों को सहयोग के साथ मुकाबला भी करना चाहिए। तो सिर्फ ना कि सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, किस तरीके से हम मिल के भारत को बेहतर बनाएं, लेकिन किस तरीके से हम लोग मुकाबला करें एक दूसरे के साथ, किस तरीके से स्पर्धा करें, तो भी बहुत फायदा होगा। तो ये एक अच्छी बात है, दो बैलेंस चाहिए। लेकिन एक मुझे ये भी लगता है सौरभ और ख्याति की, किस मुद्दे पर स्पर्धा हो रही है वो जरूरी है। तो पहले जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि मैं कैसे टैक्स रिबेट दे दूं, मतलब मैं ना तो बिजनेस ना तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहता हूं। मतलब ये मान लिया लोग, इसे इसके लिए एक टर्म भी है गवर्नमेंट में, क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया कि उसे एक टर्म है कि ये बिजनेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उन लोगों को पता है कि हमारे भारत में 10% कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, तो मैं उसको ठीक नहीं करूंगा, मैं 10% टैक्स रिबेट दे दूंगा। तो उस तरीके की अगर स्पर्धा होगी उस मामले में, तो ऐसा हो जाएगा कि हम लोग थोड़ा इनएफिशिएंट कंपटीशन करेंगे ना। तो सब लोग इसी मुद्दे पर झगड़ रहे हैं कि मैं टैक्स रिबेट कितना दूंगा, ना कि इस पे जो ख्याति कह रही थी किस तरीके से मैं अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाऊंगा। तो आपको क्या लेकिन लगता है सौरभ? हाँ, लेकिन प्रणय, ये एक कंपटीशन का जो एक मूल स्वरूप है ना, वो इन हम्म, चीजों का ध्यान रख लेता है। आप जब कंपटीशन कर रहे हैं तो हर कोई सोचेगा कि मैं दूसरे से आगे कैसे निकल सकता हूं। तो शुरू में हर कोई आसान चीज पहले करेगा, ठीक है, और फिर जब आसान चीजें हो जाती हैं तो कंपटीशन आपको फोर्स करता है मुश्किल चीजें करने के लिए।
है ना, क्योंकि यही यही तो कंपटीशन का नेचर है कि अगर आप भाग रहे हैं तो पहले आप सोचेंगे कि मैं और तेज कैसे भागने के लिए मैं भी अच्छे जूते पहन लूं, तो उससे मैं दूसरे से अच्छा भाग सकता हूं, मैं अच्छी खुराक ले लूं। फिर उसके बाद जब सभी लोगों की खुराक बराबर है, जूते बराबर हैं, तो फिर आप सोचते हैं मैं एरोडायनेमिक कपड़े पहनूंगा। ठीक है, लेकिन आप पहली बार में तो एरोडायनेमिक कपड़े नहीं पहनेंगे ना, या पहली बार में आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो मैं एक क्या कहते हैं बायोमैकेनिक्स वगैरह की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दूं, है ना, कि भैया और मैं कैसे तेज भाग सकता हूं। तो लेकिन सौरभ कंपटीशन इस पे आपको फोर्स करेगा। नहीं, पर इसमें एक डिफरेंस है, जो आपने उदाहरण दिया और सरकार के क्षेत्र में, तो हम लोग जो इंसान है वी फेस, इसे पब्लिक फाइनेंस में कहते हैं हार्ड बजट कंस्ट्रेंट फेस करते हैं। मतलब जैसे कि मैं अगर आपको टैक्स रिबेट दे रहा हूँ, एक वेंडर को हम लोग अट्रैक्ट करें या सप्लायर को, आप और मैं हम दोनों इस बिजनेस में हैं, तो मतलब हम दोनों वेंडर हैं और हम लोग किसी बिजनेस पिच कर रहे हैं, तो हम लोग पहले तो ऐसी सब्सिडी टाइप का देंगे कि इतना डिस्काउंट है, आप भी दोगे, लेकिन फाइनली हम लोग इस मुद्दे पर बिजनेस करना चाहेंगे कि हु प्रोवाइड्स अ बेटर सर्विस, क्योंकि हमारे पास एक हार्ड बजट कंसेंट है, मेरे को पैसे कोई मतलब सरकार या भगवान तो नहीं दे रहा है ना, तो बाद में मुझे पिच करना पड़ेगा किस तरीके से मैं बेहतर। लेकिन सरकारों में ये नहीं होता सौरभ, क्योंकि अक्सर जो राज्य सरकारें हैं उनके पास हार्ड बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता। सरकारें हमेशा दे सकती हैं पैसा, और हमेशा टैक्स रिबेट ही दे सकती हैं, उनको वो नेक्स्ट लेवल ऑफ गेम जो आप बोल रहे हैं हमेशा उस पे जाने की इंसेंटिव नहीं है। वो बोल सकती है कि आज मैं 10% दे रहा हूं, ठीक है, दूसरे राज्य में आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको 10% की बजाय अगले साल 20% बिजनेस दूंगा। और ये इसीलिए क्योंकि हमारे जैसे आपको पता है FRBM एक्ट है, उसमें सरकारें तो मतलब मानती नहीं है उसे कई बार, और ये भी है कि कई बार जैसे राज्य सरकारें लोन वेवर दे सकती है और उनको ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती कि मैं कैसे इसका भरपाया करूंगा, क्योंकि उनको पता है यूनियन गवर्नमेंट मुझे बेल आउट कर लेगी, और अगर सेम पार्टी है तो उनको तो ये एक मुझे लगता है फर्क है नॉर्मल पर्सन के कंपटीशन में और सरकारों की कंपटीशन। लेकिन ये तो सब सरकारों के लिए बराबर है ना, कैसे मतलब सब दोनों सब राज्य सरकारें ये काम कर सकती है ना। अब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, फिर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना कहीं पे जाके। तो अब अगर किसी एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, तो तुम बोल सकते हो कि भाई आपकी जो स्पर्धा के रूल हैं वो थोड़े गड़बड़ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कंपटीशन काम करता है अगर रूल बराबर हो। तो ये रूल तो हर सरकार के लिए है ना, सब सरकारें ये बदमाशी कर सकती हैं, तो अगर सब लोग सेम बदमाशी कर सकते हैं तब तक सब ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लेकिन फिर अलग उसके अलग बाद सिर्फ बदमाशी भी हाँ होती। हाँ, वो नहीं, पर अब जरूरी ये है कि दो नहीं, मान लो 5 सरकारें कंपीट कर रही होती, उससे फर्क पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान में 30 राज्य सरकार हैं, तो 2 ही क्यों कंपीट कर रही थी? तमिलनाडु क्यों नहीं था उस रेस में, कर्नाटका क्यों नहीं था उस रेस में, यूपी क्यों नहीं था रेस में, वेस्ट बंगाल क्यों नहीं था रेस में? तो जब कंपटीशन में एक्टर बढ़ जाएंगे, फिर किसी को किसी अलग तरह से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, वो ठीक है। इसमें शायद कभी कभी बदमाशी भी अलग हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी पार्टी लगातार पावर में हो तो अलग बदमाशी का लेवल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसमें मुझे दिखता है कि शायद ये दोनों डील में मुझे लगता है कि जो रूलिंग पार्टी की वाले स्टेट्स नहीं थे उन्होंने compete भी नहीं किया, शायद उनको लगा अपने से तो कुछ अपना तो चांस ही नहीं है। हाँ हाँ। तो इसमें और एक तीसरा उदाहरण है जो मैं पढ़ रहा था, आप दोनों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से अब गुजरात में भी हो रहा है, ख्याति तो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में कई जो बसेस और ट्रक्स वगैरह हैं उनके जो नंबर प्लेट है वो अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड के होते हैं। तो पहले तो मैं बहुत अचंभे में रह गया, यार इतने सारे ट्रक वहां से कैसे आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो एक तो मतलब आप गेस कर ही सकते हैं कि ये रोड टैक्स का मामला होगा, रोड टैक्स कम होता है, लेकिन पब्लिक पॉलिसी लेंस से जाए तो उसमें भी एक ये स्पर्धात्मक संघवाद का नजरिया आता है। तो ऐसा होता है कि किसी भी बस को रजिस्टर करने के लिए 4 टाइप की सरकार से जरूरतें होती है। एक तो उन्हें पता रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहां वो रजिस्टर करते हैं वहां उन्हें रोड टैक्स पे करना होता है।
और लेकिन और अगर वो प्राइवेट व्हीकल होती है तो हम लोग तो रोड टैक्स एक ही बार देते हैं, लेकिन अगर आप ये कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाते हैं तो आप पर सीट पर क्वार्टर बेसिस पे आपको एक रोड टैक्स पे करना पड़ता है। तो अच्छा। वो कर्नाटका में 4,400 रुपए पर सीट पर क्वार्टर है, जबकि हाँ। दूसरे कई राज्यों में 1,000 है। तो मतलब आप सोच सकते 4 हैं गुना का फर्क है। 4.4 4 गुना है कर्नाटका में। तो फिर ये 2 चीजें होती है। तीसरी चीज होती है आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और चौथा आपको एक परमिट चाहिए होता है, तो किसी भी राज्य में अप्लाई करने के लिए परमिट। तो अभी क्या हो गया, क्योंकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर कीमत ज्यादा है रोड टैक्स की, परमिट लेना भी मुश्किल है क्योंकि उन्होंने थोड़ी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं सेफ्टी के नजरिए से वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से क्या कर रहे हैं लोग कि वो सीधा सीधा नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। कई बार तो बसेस जाती भी नहीं है वहां पे, वो सब ऐसे ऑनलाइन हो जाता है, रोड टैक्स भी होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है बस जाए पे। तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से अच्छी कंपटीशन है कि इस वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी अपना टैक्स कम करेंगे। लेकिन इसका एक जो लागत है वो भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह अगर ठीक से नहीं मिल रहा है और आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है इस पे, तो रिस्क भी बढ़ रही है। तो इस मामले पे आप कैसे सोचते हैं? इसमें तो ये है ना कि वो एक जगह का रोड टैक्स भर रहा है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में वो कंजेशन कर रहा है ना एक तरीके से। तो मतलब ट्रक के मामले में शायद ये नहीं, बट जैसे कि प्राइवेट व्हीकल्स के लिए तो ये बिल्कुल भी स्टेट्स को पसंद नहीं होता है। फिर भी दिल्ली में बहुत चलती है, पूरे इंडिया की सारी सारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां तो। बट हाँ, हाँ, तो पर वो तो अब जैसे भारत में नेशनल परमिट हो गया, तो पहले ये मुद्दा और भी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि परमिट जैसे अगर आपको 3 राज्यों में बसेस चलानी है तो तीनों राज्यों के परमिट मिलने थे, लेकिन अच्छा। 1 साल पहले एक ऑल इंडिया नेशनल परमिट मिल जाता है। तो आप नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर कर सकते हैं, वहां का रोड टैक्स पे कर सकते हैं, वहां का फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन आप पूरे भारत में चला सकते हैं बसेस। ओके। तो ये राज्य जैसे कर्नाटक वगैरह लोगों को अब लग रहा है कि यार मेरे को तो पैसे भी नहीं मिल रहे, और एक तो सेफ्टी के भी कंसर्न्स है, क्योंकि कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहा है पता नहीं। तो ये मुद्दा अभी डिस्कशन में आ रहा है, तो यही मैं भी बात करना चाहता था इसके ऊपर। तो सौरभ, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये तो थोड़ा जिसको बोलते हैं कि ये जो कंपटीशन में बदमाशी, ये बदमाशी वाला काम है। ठीक है, ये मुझे एग्जाम्पल, बदमाशी वाला एग्जाम्पल लग रहा है कि भाई ठीक है, क्योंकि नागालैंड में आप एक तो वो इतना डेवलप्ड स्टेट भी नहीं है, तो शायद वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेशन भी उतनी अच्छी नहीं होगी। कर्नाटका की बसेस तो हिंदुस्तान की अच्छी बसेस में आती हैं, मानी जाती हैं, तो और यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा उनकी सेफ्टी चेक करने के लिए वगैरह। तो अब इस चीज से तो मेरे ख्याल से कर्नाटका को गुस्सा होना लाजमी चीज है कि भाई ये तुम गड़बड़ कर रहे हो। और ये मुझे लगता है थोड़े दिनों में वो कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे इसको रोकने का, मुझे लगता है, क्योंकि हाँ, ये तो बदमाशी वाली, ये बदमाशी वाला कंपटीशन है मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, तो प्रणय, ये ओवरऑल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में हम जो बात करें, तो इसको देख समझने के लिए आपके पास कोई फ्रेमवर्क है जो आप शायद हमें हाँ, और कुछ बता सके कि हम इस चीज के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं? हाँ, हाँ, वहां पर आता हूँ। पर एक ये एग्जाम्पल को बस क्लोज करना चाहता है। इसमें फर्क ये है, मुझे लगता है कि रोड टैक्स जो है वो अलग अलग राज्य अलग अलग रख सकते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए हमें समझना जरूरी कि जीएसटी का फायदा क्या है। यहाँ पे जीएसटी का फायदा समझ में आता है, क्योंकि अगर जीएसटी नहीं होता तो सब राज्य इसी लेवल पे कंपटीशन करते कि मैं अपना टैक्स ज्यादा दे दूंगा, रिबेट दे दूंगा वगैरह, जो कि यहाँ इस मामले में हो रहा है, क्योंकि रोड टैक्स, तो अभी बात चल रही है कि रोड टैक्स को भी जीएसटी काउंसिल जैसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि सब राज्यों का एक ही रोड टैक्स है। तो मुझे लगता है उस तरीके का रिफॉर्म अच्छा होगा। फिर राज्य अलग चीजों पे कॉम्पीट करेंगे ना, शायद कॉम्पीट करेंगे कि हाँ मैं कितनी तेजी से फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, या मैं कितनी तेजी से अच्छी फैसिलिटीज दे सकता हूँ। तो ये लोग अक्सर जीएसटी के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीएसटी और एक यूनिफॉर्म रेट रखने का एक फायदा भी होता है कि कंपटीशन अलग डोमेन में जाती है। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब मैं जैसा ख्याति ने पूछा
इसका पब्लिक फाइनेंस लिटरेचर में बहुत चर्चा हुई है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो मैं बात करना चाहता था उस पर। तो एक 1987 का एक फेमस पेपर है जिसमें एल्बर्ट ब्रेटन जो कि जाने माने पब्लिक फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा था 2 कंडीशंस है जब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एफिशिएंट होता है। तो वो 2 कंडीशन क्या थी? एक तो वो थी जो सौरभ आपने बोली, कॉम्पिटिटिव इक्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों को पता है जब रेस होती है तो जो सबसे बाहरी लेन में रहता है वो पर्सन कम डिस्टेंस रन करता है ना, मतलब पहले आगे शुरू करता है, और जो सबसे छोटी लेन में रहता है अंदर वाली लेन में वो पीछे रन करता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग इक्वालिटी लाना चाहते हैं सिस्टम में। नहीं तो अगर हम लोग सेम जगह से शुरुआत करेंगे तो फिर कॉम्पिटिटिव इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है ये एक ज्यादा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में भी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े राज्य जो है वो इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों को डोमिनेट कर ले या फिर उनको फोर्स कर ले या फिर उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से भी रोक सके। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर कॉम्पिटिटिव इक्वालिटी नहीं होगी और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है जैसे जीएसटी काउंसिल है वो एक अच्छा मूव है, क्योंकि सब राज्यों को बराबर पावर है अब इसमें, पहले जैसा नहीं है। मुझे लगता है इसलिए यूपी का डिवीजन भी अच्छा होगा सौरभ, शायद, क्योंकि अभी एक ऐसा संघ में एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत बड़ा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इक्वालिटी के सवाल आ जाते हैं। तो ये एक है। और भारतीय कंटेक्स्ट में शायद राज्यसभा का रोल जो है, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का होना था, जो अभी तो बिल्कुल नहीं काम कर रहा उस तरीके से, तो उसको भी अगर वो फिक्स कर सके तो कॉम्पिटिटिव इक्वालिटी बेहतर होती है, ऐसा उनके रिसर्च में पता पड़ा। तो आप लोगों को क्या लगता है इस मामले में? हाँ, इसमें ये छोटे स्टेट्स का कंपटीशन पावर कम होगा, राइट? जनरली बड़े स्टेट के कंपैरिजन में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद लिमिटेड होगा कुछ-कुछ चीजों में, तो उस हिसाब से उनको बैलेंस करने के लिए मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ और एडिशनल कुछ करना पड़ेगा ताकि उनका भी कंपटीशन पावर बढ़े एज कंपेयर टू जो थोड़े बड़े स्टेट्स की कंपैरिजन में वो compete कर पाए ये सारे चीजों पे। और वो करते भी हैं हम लोग ना, जैसे फाइनेंस कमीशन वगैरह में जो उनके रूल्स रहते हैं पैसे देने के स्टेट्स को, उसमें वो ये ध्यान रखते हैं स्टेट्स की साइज वगैरह का, तो वो काफी अच्छा मैकेनिज्म है इंडिया में ऑलरेडी। और उससे पहले भी मैन्युफैक्चरिंग में, अब तो पता नहीं जीएसटी में कैसे करते हैं, पर जब एक्साइज ड्यूटीज होती थी तो काफी सारी जो इनलैंड स्टेट्स हैं, क्योंकि जो पोर्ट वाली स्टेट्स हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आती रहती है, तो आपको इसीलिए हिमाचल में, उत्तराखंड में, ये सब जगहों पर, इवन जम्मू में, सांबा एरिया वगैरह में उन्होंने स्पेशल एक्साइज एग्जम्पशन वगैरह दे रखी थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि ताकि और लोग आए। तो ऐसा इसे टाइप के इंसेंटिव्स की बात हमेशा हमारी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है ख्याति इंसेंटिव्स देने में, स्पेशल केस इंसेंटिव, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इंसेंटिव, ये कुछ चीजों में हमारी पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। हाँ, तो इसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहते हैं। तो प्लानिंग कमीशन में भी इसके लिए अलग था, और जैसा सौरभ ने बोला फिनेंस कमीशन में भी, हालांकि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये टर्म नहीं यूज करते, लेकिन उनको जो ग्रांट्स और लोन्स की कंडीशन होती है वो बहुत अलग होती है बड़े स्टेट्स के कंपैरिजन। तो हाँ, वो एक जरिया है जिससे कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ाया जाए। और जीएसटी काउंसिल में भी आप एक और अलग तरीका देख सकते हैं ना, छोटा राज्य को भी उतनी पावर है जितनी एक बड़े राज्य को है टैक्स रेट डिसाइड करने में। तो ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी एक जो शर्त है वो ये कि जो लागत और लाभ का एक सामंजस्य होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राज्य सरकार जो टैक्स ब्रेक और सब्सिडी दे रही है वो इस तरीके से दे रही है कि उसके जो लागत है वो किसी और राज्य सरकार को देनी पड़ रही है। तो इसीलिए सौरभ जो मैं बात कर रहा था, हार्ड बजट कंस्ट्रेंट जो है वो इसी के अंदर आता है कि अगर आप अपनी सब्सिडी दे रहे हो और आपको पता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार मुझे बेल कर लेगी, ये तो उसकी वजह से फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एफिशिएंट नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन है। और तो तीसरी उसके लिए मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे सरकार कोशिश तो करती है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्य सरकारों को रेवेन्यू बजट 0 रखना पड़ता है ना, वो लोग डेफिसिट नहीं कर सकते, जैसा नहीं वो रखना पड़ता है,
पर हाँ, अगर नहीं करते नहीं रखूंगा है। तो उसकी कोई हाँ, क्या कर पनिशमेंट लोगे नहीं है। टाइप से। हाँ, ये बात ठीक है। कोशिश करते हैं पर हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। स्टेट को बैंकरप्ट वगैरह तो कर नहीं सकते हमारे यहाँ, हाँ। जैसा जो कि यूएस में हो जाता है। यूएस में आपकी हम्म। स्टेट बैंकरप्ट हो सकती है, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं आपकी स्टेट में, तो काफी हार्ड पॉलिटिकल प्राइस हो जाती है स्टेट के लिए कि लोग हाँ सैलरी और नहीं टाइम पे दे पा रहे हैं वगैरह। और सौरभ, यूएस की बात छोड़े, जैसे ऋषि सुनक और यूके में हुआ वो, ये तो यही बात हुई ना कि यूके ने इतनी सारी टैक्स वेवर कर दिया और उसका हाँ, कुछ मतलब हिसाब किताब था ही नहीं, तो उन्होंने हाँ, पॉलिटिकली उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। बिल्कुल 45 दिन तो में नौकरी चली गई। हिंदुस्तान में तो हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं बिल्कुल। है, कुछ भी करो। पंजाब सरकार तो अभी भी उन्होंने तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी वापस ले आई, जबकि उनका सरकार का दिवाला निकल रहा है, तो उसकी कोई हर्जाया कौन किसकी पे कर रहा है हाँ, पता नहीं है हमें। तो बिल्कुल। ये एक जरूरी बात है। और रेवेन्यू बजट जो आप कह रहे थे सौरभ, इसमें एक और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि जो अंपायर है उसे एक अच्छा रोल अदा करना, और इसमें अंपायर हम्म, यूनियन गवर्नमेंट। तो अपनी जो हम्म, अंपायर है वो खुद ही रेवेन्यू बजट की जो शर्त है वो मानते नहीं है। हाँ, मतलब हालांकि जैसे तो पिछले 10 सालों में राज्य सरकारों ने रेवेन्यू बजट बैलेंस करने में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है कंपेयर टू यूनियन गवर्नमेंट। तो जब हम्म, अंपायर में ही खोट है तो लोग जो प्लेयर है वो बोलेंगे मैं क्यों आपके रूल का पालन करूं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ, यही यही कंडीशन थी। और एक तीसरी जो आखिरी कंडीशन थी जो कि डॉक्टर राव गोविंद राव जो है उन्होंने बताई थी, और मुझे लगता है वो भी सही है कि इन जो भी लोगों की आवाजाही है, कैपिटल की आवाजाही है सरकारों के बीच में, उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक जरूरी कंडीशन है। नहीं तो हम लोग सिर्फ कंपटीशन कंपटीशन बोलेंगे, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि लोकल जॉब रिजर्वेशन हो या फिर इस तरीके का ऑक्ट्रॉय टैक्स हो वगैरह, तो उस तरीके से शायद कंपटीशन बढ़ जाएगी, लेकिन भारत एज एक संघ जो है हमारा रिपब्लिक, उसको नुकसान पड़ेगा, तो मार्केट भी एक नहीं होगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो लोगों की आवाज से क्या मतलब है? पब्लिक कंसल्टेशन या फिर लोकल पॉलिटिक्स को इग्नोर कर दो? लोकल नहीं पॉलिटिक्स नहीं, को लोगों की इग्नोर भी तो नहीं करना आवाजाही चाहिए। सौरभ, लोगों की हाँ आवाजाही, मैं आवाज नहीं बोल रहा आवाजाही, था। ओ हाँ हाँ आवाजाही, हाँ। ओके, कि बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, पर वो तो अपने फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट हो जाएगा ना। हमारे तो भाई फंडामेंटल राइट्स है, रिस्ट्रिक्शन आप नहीं कर सकते ना। लेकिन सौरभ उसके बहुत एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, अच्छा। बीच-बीच में वो स्टेट्स लेकर आ जाते हैं ना कि हमारे स्टेट में इतने परसेंट हमारे स्टेट के ही लोगों को हाँ, आप ले वो है, सकते पर हैं, ऐसे हाँ, कुछ। पर मुझे लगता है कि उसका ठीक से चैलेंज नहीं हुआ है, मुझे लगता है, नहीं। क्योंकि वो काफी लोगों को लगता है शायद ठीक है, एक वो फीलिंग है। पर मेरा तो मानना है, शायद हम किसी, मेरे को लगता है किसी लॉयर से पूछना चाहिए, पर मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हाँ कि बिल्कुल, आपके मुझे भी। फंडामेंटल राइट्स हाँ। हैं, राइट टू वर्क और राइट टू मूवमेंट की इंडिया में। तो इंडिया एक लेबर यूनियन पहले बनी थी, इकोनॉमिक यूनियन बाद में। हम्म हम्म हुँ। हम्म क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इकोनॉमिक यूनियन नहीं गारंटी किया था इंडिया को, लेकिन लेबर यूनियन डे वन से हमारी कंट्री को गारंटी किया है। और अगर आप हम्म बोलें कि किसी भी इंसान को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम करने का और जाने का हक नहीं है, तो फिर हम्म। तो बहुत ये गड़बड़, मतलब आप एकदम हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है। हाँ हाँ। तो जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी हैं, वो एक्सेप्शन हम्म, था। प्राइवेट हम्म, सेक्शन, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, लेकिन आए दिन ऐसी बात चलती रहती है। तो होपफुली हम हम्म, लोग होप करते हैं कि हाँ, चैलेंज होगा ये, हम्म, लेकिन हाँ। तो ठीक है, ये तीन चीजें थी। तो मुझे लगा अगर हम लोग ये जो स्पर्धात्मक संवाद है उसके बारे में सोचे, तो इन तीनों की कंडीशंस जो पालन है वो हमें देखना चाहिए पालन हो रहा है या नहीं। और हम लोगों ने डिस्कस तो किया ही कि किस तरीके की चीजों से ये बेहतर हो सकता है। और ये एक नया नजरिया है ये सब न्यूज देखने का, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि ये महाराष्ट्र गुजरात में ये अनबन हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से पब्लिक पॉलिसी के नजरिए से कैसे देखें, वो सोचना थोड़ा जरूरी है। एक इसमें और मुझे कुछ जोड़ना था कि ये तो हमने बात की कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का जैसे काफ़ी नीति आयोग के पेपर्स में वो ये बता रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसमें
सारे देश के जो सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स है उनके बीच में एक कंपटीशन करे, उनका एक ट्रैकिंग किया जाए कि भाई ठीक है इसमें से हम किसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड और वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिलेटेड। तो ये कुछ उस पे भी काम हो रहा है, जो मुझे लगता है वो भी एक अलग इसी चीज का पहलू है कि हम डेवलपमेंट में सारे राज्यों के बीच में वो कितना डेवलप हो रहेंगे उसकी भी थोड़ी स्पर्धा हो रही है, और शायद उस हिसाब से थोड़ा सा वो भी अपने सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को भी पुश करेंगे, तो वो अच्छी ही बात है एक तरीके से कि जहाँ फायदा ज्यादा हो सकता है। आई थिंक इस तरह से कुछ पब्लिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, ये काफी टाइम से ख्याति मैं देख रहा हूँ काफी जगहों पे कोशिश हो रही है कि अगर एक पब्लिक रैंकिंग्स हो तो रैंकिंग कोई भी होती है तो ये उस तरीके का कंपटीशन नहीं है कि हम बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए पैसा खर्च करें, पर ये एक रेपुटेशनल हो जाता है कि भाई आपकी ख्याति बढ़ेगी, सॉरी इस तरह से साख बढ़ेगी कि भाई कि हम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दूसरे के कंपैरिजन में। और एक डेमोक्रेसी, इसमें अब एक डेमोक्रेटिक एंगल भी है कि भाई फिर आपकी जनता आपसे पूछ सकती है ना भाई हम उनसे आगे क्यों हैं, उनसे पीछे क्यों हैं। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंट रैंकिंग्स मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक सेटअप के में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कंपटीशन क्रिएट करने का, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, अभी उन्होंने एक नया रैंकिंग स्टार्ट किया वाटर क्वालिटी वगैरह पे शायद, तो अच्छी बात है। इस एक इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पर काम करना चाहिए, तो सही बात। ठीक है, नहीं बहुत बहुत अच्छा था प्रणय, ये मेरे ख्याल से आज का काफी सोच को गहराने वाला एपिसोड। तो हमारे दर्शक श्रोता बताएं कि सोच गहरी हुई कि नहीं आज और आपके दिमाग में और क्या सवाल है इस चीज को लेके, और कौन सा इशू है जो कि आप अगर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरह से देखें तो अलग तरह से दिखेगा आपको, तो जरूर बताएं। आप हमें अपने कमेंट्स में मेल कीजिए हमको या ट्विटर पे बताइए। धन्यवाद। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On the Life Manifesto, Zarina doles out tips on how one can be mindful this festive season. On A Niche Thing, Anish talks to Manan Gandhi, founder of Bombay Perfumery. They talk about the history of fragrances and its impact on a person's life. On Smarter with Sid, Siddharth shares how one can achieve a state of flow and focus in their lives. And on The Habit Coach, Ashton is joined by dance educator Bharati K. Jai Singh. They speak about how expressive arts can work as a de-stressor in life. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some exciting stuff for you. Also, do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Do remember to spread the word about the shows you're listening to. It would be great if you can rate and review them wherever you're listening to them. You can also check out all our shows on YouTube. Wishing you a very happy Diwali. And finally, we would like to thank our sponsors this week. Bumble, Heads Up for Tails, Kotak Privy League Program, and HDFC Mutual Fund. Thanks for making this possible.